हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑफ बीएनएसएस, चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मेंटेनेंस के बारे में बताता है। सो यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर रहे हैं मेंटेनेंस, वाइफ के मेंटेनेंस के लिए, चिल्ड्रन के मेंटेनेंस के लिए या पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 144 says order for maintenance of wives, children and parents. Subsection 1 says if any person having sufficient means नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, नेग्लेक्ट करता है या तो मेंटेन करने से मना करता है, या तो नेग्लिजेंस उसने किया है कि हम मतलब एकदम ध्यान नहीं देना, और या फिर उसने मना कर दिया है कि मेंटेन हम नहीं करेंगे। किसको मेंटेन करने से मना करता है? हिज वाइफ, जो कि खुद को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है, और हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, या फिर हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। तो यहाँ पर जो मैरिड डॉटर है उसको एग्जेम्पशन में रखा हुआ है, क्योंकि मैरिड डॉटर मेंटेनेंस के लिए अभी फिर आगे और देखेंगे कि मैरिड डॉटर का और भी एक प्रोविजन दे रखा है, लेकिन अभी के लिए इस पॉइंट पर आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि मैरिड डॉटर को मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, मतलब यहाँ पर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने पर भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मलिटी है या फिर कोई ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो बच्चा 18 साल के बाद होने पर भी, मेजर होने के बाद भी मेंटेनेंस के लिए हकदार होता है। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ पर किसके पास अथॉरिटी है? जेएमएफसी के पास अथॉरिटी है अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। जब उनको ये पता चले कि नेग्लेक्ट किया गया है या रिफ्यूज किया गया, ऑर्डर कर सकते हैं उस पर्सन को कि मंथली अलाउंस जो है आप पे करिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड, फादर मदर एट सच मंथली रेट। जो भी कुछ देखो, पहले यहाँ पर ना 500 रुपये का मेंटेनेंस का वो था प्रावधान, लेकिन अमेंडमेंट से उसको चेंज किया गया और ये बताया गया कि जितना मजिस्ट्रेट चाहे उतना मंथली अलाउंस कर सकते हैं। Provided that the magistrate may order the father of the female child referred to in clause B to make such allowance unless she attains her majority, if the magistrate is satisfied that the husband of such child, if married, is not possessed of sufficient means. कह रहे हैं क्लॉज बी में जो कह रहे हैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वेदर मैरिड और नॉट, तो फीमेल चाइल्ड की जहां पर बात होगी, यहाँ पर मेल चाइल्ड नहीं, अगर फीमेल चाइल्ड की बात है तो उसको जो है अलाउंस देना पड़ेगा जब तक कि वो अपनी मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेती है। और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि उसका जो हस्बैंड है फीमेल चाइल्ड का, जब मतलब शादी हो गई है, तो वो हस्बैंड उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो फिर बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है मेंटेन करने की। बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज चाइल्ड और सच चाइल्ड। अब यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बीच में, जब मतलब अभी यहाँ पर ट्रायल खत्म नहीं हुआ, जजमेंट नहीं आया है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बीच में जब कोर्ट मेंटेनेंस देने के लिए कहती है बच्चे को या बीवी को, तो उसको हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, या पेरेंट्स को। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स रीजनेबल, और फिर जो मैन है उसको एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे, मतलब जो मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल है उसको एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे उस प्रोसीडिंग का, उस केस का, एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है। So provided also that an application for the monthly allowance or for the interim maintenance and expenses under the second proviso shall so far as possible be disposed। अगर interim maintenance की application लगाई है तो magistrate के पास time limit कितनी है? 60 दिन के अंदर अंदर from the date of service of notice of the application to such person dispose of करे interim maintenance की जो भी application वगैरह है, ठीक है। Explanation says for the purpose of this chapter, wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and not remarried। wife का मतलब ये है कि उसकी उस wife ने, उस औरत ने दोबारा शादी ना करी हो, डिवोर्स लिया हो, ठीक है। Subsection 2 says any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order। जिस दिन ऑर्डर आया है उस दिन से मेंटेनेंस पेएबल होता है या इंटरिम मेंटेनेंस पेएबल होता है, और इफ सो ऑर्डर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। और या फिर एक तो कह रहे हैं या तो जब ऑर्डर आ गया है तब से आप इसको पेएबल कर दो, या फिर जब से एप्लीकेशन लगाई तब से भी पेएबल हो सकता है मेंटेनेंस। ये जो है केस टू केस वेरी करता है। सबसेक्शन 3 सेज
इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, जिसको ऑर्डर किया गया था वो जो है फेल हो जाता है, कंप्लाई नहीं करता, एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट, वारंट इशू करेंगे फॉर लिविंग द अमाउंट ड्यू, मतलब कि पे करो आप अमाउंट द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिवाइंग फाइन्स, जो भी फाइन्स को जिस तरीके से पे किया जाता है उसी तरीके से, और इस पर्सन को सेंटेंस भी कर सकते हैं फॉर द होल or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of warrant to imprisonment, जो कि 1 महीने तक ही हो सकता है, और until the payment और until payment if sooner made। यहाँ पर ये बस इतनी सी बात बताई गई है कि अगर जो है फेल कर दिया, पे नहीं किया, तब क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो है 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और या फिर आप पेमेंट कर दो, और मतलब मान लो कि अगर जेल में डाल दिया गया है तो पेमेंट कर दो और उसके बाद ही तुरंत से छूट जाओगे, ये चीज़ है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवाई सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। कह रहा है कि वारंट तब तक इशू नहीं किया जाएगा उस अमाउंट की रिकवरी के लिए सेक्शन के अंदर जब तक कि कोर्ट में एप्लीकेशन ना दी गई हो 1 साल के अंदर अंदर। मान लीजिए वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिला, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिला। आप ये नहीं कि आप दूसरे साल या 1.5 साल के बाद आ रहे हो आप यहाँ पर बताने के लिए कि अभी मेंटेनेंस ड्यू है, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। Provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, कह रहा है अगर उस इंसान ने ये कंडीशन रखी कि जब मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी मैं तभी उसको मेंटेनेंस दूंगा, एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम, और जो है जो वाइफ है वो उसके साथ रहने से मना कर देती है, सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर, जो भी कुछ उसने ग्राउंड्स बनाया कि वो मतलब बताए हैं कि वो क्यों नहीं रहना चाहती, एंड में मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग सच ऑफर इफ ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग। ठीक है, explanation if a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, कि मतलब किसी और महिला से जो है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर कोई एक मिस्ट्रेस रखता है, इट शैल बी कंसिडर्स टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विद हिम, तो ये एक जस्ट ग्राउंड या एक सही ग्राउंड माना जाएगा कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। ठीक है, सबसेक्शन 4 सेज नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस। अब यहाँ पर बताया है कि कौन सी वाइफ जो है एंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए और या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस के लिए, फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, या बगैर कोई ढंग का रीजन दिए वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, या फिर दोनों लोग सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे के बिना रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर मेंटेनेंस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, वाइफ के फेवर में कोई ऑर्डर हुआ है, अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन अडल्ट्री, और ये बाद में ये पता चल रहा है कि वो अडल्ट्री में रह रही है, या फिर बिना किसी कॉज के, बिना किसी मतलब सफिशिएंट रीजन के अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है, या सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट दोनों लोग अलग हुए हैं, तो मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर वाइफ के लिए, वाइफ के फेवर में पास किया था उसको वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 145 बहुत ही आसान है, इसे प्रोसीजर बता रखा है, बेसिकली यहाँ पर जगह बता रखी है कि कहाँ पर आप केस लेकर के जा सकते हो, कौन सी जगह पर। सो कह रहा है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज, यानी कि जहाँ पर वो मैन रिसाइड कर रहा है, और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, या फिर जहाँ पर वो उसकी बीवी रिसाइड कर रही है, और वेयर ही लास्ट रिसाइड विद हिज वाइफ, यहाँ पर जहाँ पर वो लास्ट टाइम अपनी बीवी के साथ रिसाइड किया था, और एज द केस में भी अपनी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, और वेयर हिज फादर और मदर रिसाइड, तो कहीं पर भी इन 4 जगहों में से कहीं पर भी केस हो सकता है, ये बताया। सबसेक्शन 2 सेज ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग shall be taken in the presence of person against whom an order of for payment of maintenance is proposed to be made। सारे एविडेंस जो है वो उस पर्सन के, उस मैन के अगेंस्ट मतलब इस इंसान के सामने ही लिए जाएंगे, और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद, या फिर जब इनको कहा गया कि ठीक है चलिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनके एडवोकेट के प्रेजेंस में लिया जाएगा, एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर द समन्स केस। समन्स केस में जैसे एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वैसे ही किया जाएगा।
provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, ये जो है आ नहीं रहा है, कोर्ट नहीं आ रहा, या फिर willfully neglecting to attend the court, या फिर neglect कर रहा है कि कोर्ट मतलब नहीं जा रहा है, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte। तो यहाँ पर magistrate जो है बगैर उसके केस को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली एक्सपार्टे का जो रियल मीनिंग है आप सीपीसी से समझ पाओगे, सीपीसी जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि एक्सपार्टे का मतलब ये होता है कि विदाउट द डिफेंडेंट, जिस इंसान के ऊपर केस हुआ है अगर वही इंसान प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये सीपीसी की भाषा है कि विदाउट द डिफेंडेंट जो है कोर्ट प्रोसीड कर जाती है। जिस इंसान पर केस किया गया है वो इंसान प्रेजेंट नहीं है तो एक्स पार्टी कोर्ट जो है ऑर्डर करती है, और ये एक्स पार्टी ऑर्डर हमेशा ही हमेशा जिसने केस किया है उसके फेवर में होता है। एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज शोन। और मान लो जैसे एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, उसके बाद जो है ये भागे भागे आए, तो यहाँ पर गुड कॉज मतलब कि अगर ये ठीक ठाक वजह बता दें कि क्यों नहीं आ रहे थे, शोन एप्लीकेशन विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द ऑपोजिट पार्टी एज द मजिस्ट्रेट में थिंग्स जस्ट एंड प्रॉपर। तो मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये बता देते हैं कि क्यों नहीं आए और ये पेमेंट भी कर दें, जो भी पेमेंट ऑफ कॉस्ट है जो सामने वाली पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को देना पड़ा या सामने वाली पार्टी परेशान हुई 3 महीने तक, तो मजिस्ट्रेट जो है सेट असाइड कर सकती है एक्स पार्टी ऑर्डर। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, द कोर्ट in dealing with the applications under section 144 shall have power to make such order as to cost as may be just। कॉस्ट को लेकर के जो है यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। फिर कह रहा है ऑल्टरेशन अलाउंस। अलाउंस में मतलब कितना अलाउंस, मान लीजिए पहले 10,000 रुपये महीना तय हुआ था कि 10,000 रुपये मंथली जो है उसको मैन को देना पड़ेगा, वाइफ को अपनी, फॉर एग्जांपल हस्बैंड को देना पड़ेगा, एक्स वाइफ को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल्टरेशन भी हो सकता है, मान लीजिए 10 का 20 भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कब किया जा सकता है वो अभी हम देखते हैं। On proof of change in circumstances of any person receiving under section 144 a monthly allowance, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये पहले किसी महिला को मिल रहा था या पेरेंट्स को मिल रहा था, किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को मिल रहा था, अब मान लीजिए पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई, उनका जो है हॉस्पिटल का बिल ही 10,000 रुपये जा रहा है हर रोज का या हर महीने का, तो ऐसे में अलाउंस बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है अलाउंस। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लगा करके ये कहा जा सकता है कि 10,000 की जगह 20,000 रुपये अलाउंस मिले, तो ये चीज़ है, ठीक है। मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर द सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस उसकी वाइफ को, चाइल्ड, फादर और मदर एज द केस में भी, द मजिस्ट्रेट मे मेक सच ऑल्टरेशन, वैसा ऑल्टरेशन कर सकते हैं जैसा उनको ठीक लगे इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस मे बी। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वेयर इट अपेयर्स to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court any order made under section 144 should be cancelled or varied, you shall cancel the order as the case may be, vary the same accordingly। जो है उसको कैंसिल कर देना चाहिए या कुछ चेंज वगैरह करना चाहिए तो वो उस हिसाब से अपना करेंगे। सबसेक्शन 3 says when where any order has been made under section 144 in favor of women who has been divorced by or has obtained a divorce, जिसने डिवोर्स लिया है या जिसको डिवोर्स दिया गया है उसके हस्बैंड की तरह, द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द वुमन आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज। तो जिस दिन से उसने दूसरी शादी करी है वहां से जो है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पहली चीज तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि द वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेट ऑर्डर द होल ऑफ द सम, पूरा मान लीजिए पूरा पैसा मिल ही गया, अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज वाज पेएबल ऑन सच डिवोर्स। तो यहाँ पर जब पूरा पैसा मिल गया तो कैंसिल करा जा सकता है ये ऑर्डर, ठीक है। इसमें पहला क्लॉज क्या कह रहा है, सब क्लॉज इन द केस वेयर द सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड or in any other case from the date of expiry of the period if any for which the maintenance has been actually paid by husband to the women। देखो पहली चीज तो क्या कह रहा है कि ऐसे केस में जहां पर सम पे कर दिया गया है ऑर्डर से पहले, तो उस दिन जिस दिन फ्रॉम विच द ऑर्डर वाज मेड, ये चीज के लिए। दूसरी चीज कि इन एनी अदर केस जब उस पीरियड की एक्सपायरी हो गई है इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द
हस्बैंड टू द वुमेन। जैसे मान लीजिए कि 4 महीने का सिर्फ कुछ था ऐसा पर्सनल लॉ में या कस्टमरी लॉ में कि 4 महीने तक ही जो है सिर्फ मेंटेनेंस पे करना है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर 4 महीने का एक्सपायरी हो गया, ये पीरियड एक्सपायर हो गया, तो अब उसके बाद फिर मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली ये बात कह रहा है। ठीक है, फिर क्लॉज सी में क्या बताया, द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरीली सरेंडर्ड। यहाँ पर इन्होंने अपना राइट ही वेव ऑफ कर दिया। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी, अपना मेंटेनेंस का राइट अगर उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है कि हमें नहीं चाहिए मेंटेनेंस, हम सरेंडर करते हैं अपना मेंटेनेंस, तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, Subsection 4 says at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person, at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, section 144 के अंदर ऑर्डर किया गया पे करने के लिए, the civil court shall take into account the sum which has been paid to। तो सिविल कोर्ट जो है इस चीज को ध्यान में रखेगा कि जो भी सम वगैरह पे किया गया है और रिकवर्ड बाय या फिर रिकवर किया गया है सच पर्सन एज मंथली अलाउंस के तरीके से for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in the pursuance of such order, मतलब in the pursuance of said order। सिविल कोर्ट जो है इसको ध्यान में रखेगा जब कोई वो डिक्री वगैरह पारित कर रहा है, तो उसमें उसको ये देखना जरूरी है कि क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 144 के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई दोनों केस हो सकते हैं, क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है, सिविल केस भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए क्रिमिनल केस में अगर सेक्शन 144 के अंदर उसको कुछ मेंटेनेंस वगैरह मिल रखा है, तो सिविल कोर्ट, ये सिविल न्यायालय जो है ये चीज ध्यान में रखेगी कि हाँ सेक्शन 144 के अंदर इसको मेंटेनेंस मिल चुका है या मेंटेनेंस मिल रहा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद कोई भी ऑर्डर वो करेगी अपना। ठीक है, सेक्शन 147 सेज एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब ऑर्डर एनफोर्स किस समय से होगा ये बताया। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स एज द केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड। मतलब ये ऑर्डर की कॉपी वगैरह जो भी कुछ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, किसको, जिसके फेवर में ये ऑर्डर आया है या फिर उसके गार्जियन को, इफ एनी, और टू द पर्सन टू whom the allowance or the for the maintenance or allowance for the interim maintenance expenses as the case may be is to be paid। भाई उस पर्सन को जिसके फेवर में ऑर्डर आया है उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, या फिर उसके गार्जियन को, या फिर जिसको ये अलाउंस वगैरह पे करना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एंड सच ऑर्डर मे बी एनफोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट इट in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowance or as the case may be expenses due। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉपी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बाकी और कुछ सेक्शन 147 में पढ़ने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पर और कुछ भी पढ़ने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन 144 के अलावा यही आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और यही आपको अधिकतर पूछा जाता है और इसी के बारे में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, और चाहो तो ये ऑल्टरेशन वाला एक चीज़ जो है वो हम मतलब पढ़ सकते हो इसको, बाकी और जो है इसमें कोई सेक्शन, 4 सेक्शंस में से केवल 2 सेक्शंस जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब प्री में जो है अधिकतर जो है सवाल यहीं से बनते हैं, 144 से और 146 से। तो आई होप आपको ये वाला मेंटेनेंस वाला सेगमेंट समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर से चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।